हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आधारित न्यूमेरिकल सवाल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के पहले दो टॉपिक हैं जो ठीक से एलेबोरेट नहीं हुए हैं पिछले वीडियो में, तो इसको हम लोग यहीं पर कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम ऑफ अ फोटो पार्टिकल, फोटो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन। ये फोटॉन ही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी मोमेंटम होता है। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत बनते हैं। देखो, तुम जानते हो कि ईएम वेव जो होती है उसके पास एनर्जी होती है, दे कैरीज एनर्जी। ठीक है ना, और एनर्जी जो एनर्जी कैरी करते हैं, तो उस एनर्जी के लेट डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी, ये भूल रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी बी यू है ना, यू देन मोमेंटम पी जो कैरी करता है वो फोटॉन यू बाई सी। फोटॉन क्या है, हम एक नया शब्द प्रयोग कर रहे हैं, फोटॉन। फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पार्टिकल है ना। अभी अगले चैप्टरों में हम लोग पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स में, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं है ना, ये प्योर रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, बल्कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो ये आप ये सोच सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल की बनी होती हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फोटॉन कहते हैं। ठीक है ना, वो आगे पढ़ोगे, हो सकता है ज़्यादा वेवलेंथ वाली में ये नेचर दिखे नहीं। जो ज़्यादा वेवलेंथ वाले, बड़ी वेवलेंथ वाले जो ईएम वेव्स हैं, उसमें वो पार्टिकल नेचर आपको बहुत ज़्यादा साफ दिखेगा नहीं, लेकिन छोटे वेवलेंथ वाले हैं है ना, जैसे एक्सरे और गामा रेज पढ़ोगे तो उसमें वो ये जो है पार्टिकल कैरेक्टर बड़ी कंस्पिक्यूअस रहता है, बहुत साफ साफ रहता है। ठीक है, तो बेसिक बात हम लोग मोमेंटम की कर रहे हैं। कोई भी ईएम वेव है, यदि किसी बॉडी से टकराती है तो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी, और यदि यू इसकी एनर्जी डेंसिटी यू है तो यू बाई सी वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है ना, तो अब हमारा इंटरेस्ट है कि एक फोटॉन है ना, एक पार्टिकल है, कौन सा है, एक फोटॉन है। फोटॉन बने एक फोटॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, क्या है न्यू, उसकी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो आइंस्टाइन कहते हैं कि उसकी जो एनर्जी होगी फोटॉन की, ई जो है एच न्यू होगी, और एच इज ए कांस्टेंट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट है ना, इसका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट उसका इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10⁻⁻34। ठीक है ना, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसने मोमेंटम भी कैरी करेगा, तो जो मोमेंटम पी होगा, पी जो होगा ना, जो कैरी करेगा,
वो E/c होगा। ठीक है ना, ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में E/c एनर्जी इसकी इतनी है ना। तो ये h हो गया है ना, ये न्यू हो गया और ये c होता है, लेकिन न्यू इंटू सी इक्वल टू लैम्डा होती है वेव लेंथ। वेव में वेलोसिटी गुणित फ्रीक्वेंसी को हम लैम्डा कहते हैं। तो ये हो गया h/λ। तो ये मोमेंटम है। एक फोटॉन का जो मोमेंटम होता है वो ये, तुमको एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी में कन्फ्यूजन होता रहेगा। ठीक है ना, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप इस फोटॉन को देख लेना। फोटॉन का जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है, और ये फिजिक्स का एक बेसिक चीज़ है। आगे चलकर देखोगे कि h/λ मोमेंटा के तुल्य सब जगह प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये शायद ना भूलेगा तुमको। तो ये आप ये समझते हो कि फोटॉन जब केवल एनर्जी ही कैरी नहीं करता बल्कि वो मोमेंटम भी कैरी करता है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा ये भी देखो इंटेंसिटी कितनी होती थी। इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी UC होती है ना, एनर्जी इंटेंसिटी जो होती है UC होती है। ठीक है ना, ये क्या है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैंने कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर दिशा में कितनी एनर्जी एक सेकंड में फ्लो कर गई एक यूनिट एरिया से, इंटेंसिटी। वो भी यू एनर्जी डेंसिटी के साथ ही रिलेटेड है। सारे वेव्स में यही होती है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसकी वेलोसिटी से गुणा कर दो तो उसकी एनर्जी कैरिड अवे होगी, है ना। दैट इज हम इसको कहेंगे कि इतनी एनर्जी एक सेकंड में निकल गई। ठीक है ना, तो इसको इंटेंसिटी को, ओके। तो ये एक बात समझिए। अब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखो। मान लो एक देखो, अब ये दूसरी चीज़ है। अब मोमेंटम समझ गए ना, तो कोलिजन ऑफ फोटॉन, फोटॉन माने पार्टिकल ऑफ EM वेव, फोटॉन विथ मैटर। क्या होगा देखो, ये एक सरफेस है, इसमें क्या होता है एक फोटॉन जो है वो h/λ का उसका मोमेंटा है, वो लेकर के आ रहा है। क्या है ये p मोमेंटा लेके आ रहा है और इसमें टकरा रहा है, कोलाइड। और ये मैटर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गेट एब्जॉर्ब्ड। यहाँ लगाओगे, यहाँ जा करके इसको ये सोख लेता है पूरा। ये फोटॉन जो है अपनी एनर्जी टोटल इसको दे दिया। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ तो डेल्टा P कितना होगा इसका चेंज, डेल्टा P इक्वल टू h/λ, है ना, या h/c या U/c एनर्जी डेंसिटी बाई c। ठीक है ना, ये बिल्कुल इतना इसका जो मोमेंटा है बिल्कुल जितना फोटॉन लेकर आ रहा था ना ये उसी दिशा में इसका मोमेंटा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब इस पर सवाल बन सकते हैं, मान लो कि 1,00,000 फोटॉन टकरा रहे हैं तो इसमें कितना मोमेंटम देते हैं, 1,00,000 से गुणा करोगे और फिर उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी उत्पन्न होगा। ये नहीं सोचना है, ये पूरा मटेरियल बॉडी है, ये न्यूटन्स लॉ फिर लागू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इस मैटर में न्यूटन का नियम लागू होना शुरू हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। तुमने उल्का उसमें मेटेराइट के मामले में देखा था पुच्छल तारों में कि उसकी पूंछ हमेशा सूरज के विपरीत क्यों रहती है, तो ये इसी इम्पैक्ट के कारण रहती है। जो ये कोलिजन होता है उसी कोलिजन का,
लेकिन दूसरा सवाल ये बनेगा कि ये देखो, ये एक मटेरियल बॉडी है m, है ना, ये और ये जो है रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्ट करती है। तो एक फोटान आता है, यहाँ टकराता है p से, ठीक है ना, और फिर ये टकरा करके उसी दिशा में वापस चला जाता है। मैं साफ साफ बनाने के लिए अलग लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन एक ही लाइन में फिर वापस चला जाता है पैरेलल, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी देखो पी से आया, अब माइनस पी फाइनल माइनस पी, तो ये 2p चेंज हुआ, -2p, ये फोटान का चेंज हुआ। तो इसने इम्पार्ट कितना किया, 2p इस दिशा में। इसने जो मोमेंटा इम्पार्ट किया डेल्टा p इक्वल टू 2p, ये हो गया ट्वाइस h बाई लेमडा या ट्वाइस u बाई c, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल तुम्हारे बनेंगे और वो पूछा जाएगा कि उसका मोमेंटम, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, हम लिखा नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टर, ये परफेक्ट पूरा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ठीक है ना। तो पीछे वाले में जब मैटर एब्जॉर्ब कर लेगा, फोटान जाके एब्जॉर्ब हो गया, तब तो पी जो मोमेंटा ट्रांसफ़र हुआ वो क्या हो, पी होगा, ठीक है। तो और जब ये रिफ्लेक्ट कर देगा, परफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, तो 2p ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला करके ये आप एक तरह से पार्टिकल कोलिजन की तरह आप इसको बिहेव कराओगे, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम तो ये एक टॉपिक तो ये था कि जो कोलिजन ऑफ द फोटॉन विथ मैटर, ठीक है। इस पर सवाल पढ़ेंगे और इसी पे हिसाब से सवाल आप लगाना। नेक्स्ट अगला टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ ई एच या बी, है ना, ई एच और के वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो एच वेक्टर होता है वो बी बाई म्यू होता है, म्यू 0, ठीक है ना। और जो के वेक्टर है वो ये पैरेलल टू, नहीं, के वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। सी क्या है, प्रकाश का वेग, है ना। सी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, ये समझ में आई क्या। ये 3 वेक्टर है, ई बी, इसको आप ये भी कर सकते हो, ई बी और सी, ठीक है ना। ये तीनों वेक्टर, अब सवाल ये है कि कोई तीनों में से 2 दिया हो, है ना, तो तुम तीसरे का पता कैसे लगाओगे, जो अननोन वेक्टर है उसकी दिशा कैसे होगी, ये सवाल था। तो ये कल है कि द थ्री वेक्टर्स फॉर्म right hand, the 3 vector forms right hand system, right hand coordinate system, ठीक है। ये तीनों वेक्टर राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऐसा ये मूव कराओ, ऐसा ये सर्किल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो देखो ई नीचे लिखो, जे लिखो, ई एच या बी लिखो, दोनों एक ही बात है, और यहाँ के अथवा सी लिखो, है ना,
के मैंने किस दिशा में वेव जा रही है। देखो ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है, एच क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर है, के क्या है, वो किस दिशा में वेव जा रही है, तो वेव की दिशा है के। ठीक है ना, इसी को प्रकाश का वेग भी सी कर दिया। तो ये दोनों इस तरह। तो अब देखो कोई भी दो दिया हुआ, देखो तो इसमें क्या होगा, ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है, या इसी को ई क्रॉस बी भी कहते हो, बी बटा म्यू कहते हो, है ना। ये जो होता है ये ऑलवेज अलोंग सी वेक्टर, है ना, दैट इज आर के वेक्टर। ठीक है ना, इसको आप बोल सकते हो कि सम लैम्डा टाइम, वो लैम्डा तो रिजर्व कर लिया, लैम्डा सम टी, कोई कांस्टेंट है टी, सम, और ये सीधे समय वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो सम कांस्टेंट टी इंटू सी, मतलब ये एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, कोलिनियर। ये ई बी ओ सी ई क्रॉस बी ओ सी वेक्टर कोलिनियर होंगे। ये हमेशा, शायद हमें लगता है केवल एक पर तुम इसी पे सारे सवाल रिजॉल्व कर लोगे, डायरेक्शन वाले। ई क्रॉस एच हमेशा सी की दिशा में होती है, हमेशा प्रोपेगेशन ऑफ वेव की दिशा में होती है। ठीक है ना, ई क्रॉस एच या ई क्रॉस बी की दिशा ये बनी रहती है। ठीक है, तो तुमको ई और बी से पाला पड़ेगा, एच से ज़्यादा व्यवहार नहीं कर रहा है ना, लेकिन कभी कभी एच भी दे दिए तो समझ जाना। एच इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नेटिज्म में देखे हो। चलो, तो ये इतनी सी बात हो गई, लेकिन और भी यदि जानना और डिटेलिंग करनी है तो देखो कि ई क्रॉस एच, जैसे आई जे है ना, ये आई है के, और ये के, आई जे के तीन सिस्टम बनाते हैं ना। देखो वो क्या बनाता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे के आई, और ये के क्रॉस आई इक्वल टू ए क्रॉस आई इक्वल टू जे बनता है ना। ये तीन बनते हैं यूनिट वेक्टरों का, एक जिस तरह की ट्रायड सिस्टम बनता है बिल्कुल उसी तरह ये भी बनता है, लेकिन इसमें देखो ये सभी यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट है, इनमें कोई कांस्टेंट भी आते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब इसको हम सरल थोड़ा कर लेते हैं। देखो ई क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी, बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ई। देखो इसी तरह घुमाओ, ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट इसके पैरेलल होगा, इनका इसका प्रोडक्ट ये तीसरे के पैरेलल ई के कारण, और सी और ई का, तो और सी क्रॉस ई इज पैरेलल टू बी। बस ये यदि इतना याद करें यार, ये समझ लो, है ना। जब हम ये कहते हैं कि ई एच के या ई बी सी वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंगुली निकालो राइट हैंड का, इसकी आगे की दो उंगली उसे जो ए क्रॉस बी वाला जो सिस्टम है ना, बिल्कुल वही इसको फॉलो करता है। ठीक है ना, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको बस चक्री क्रम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ई बी के या ई बी सी का आपको चक्री क्रम याद रखना पड़ेगा। चलो आगे कुछ एक सवाल है, ये देखते बिल्कुल ये इसी पर आधारित एक छोटा सा सवाल है जो डायरेक्शन बात करता है। क्या पूछ रहा है, ये कहने में देखो भारी भरकम है, कुछ नहीं है।
इसमें ये बोल रहा है कि फॉर ए प्लेन वेव, प्लेन वेव है ना। प्लेन वेव क्या चीज़ होती है? प्लेन वेव एक वेव होती है। देखो ये मान लो वेव ऐसी दिशा में जा रही है, ये सी की दिशा है, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन की कल्पना करो। ये क्या है? इसके 90 डिग्री पर एक प्लेन है, ठीक है ना। तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना इस प्लेन में, इस प्लेन पे सारे पॉइंट्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो सेम फेस में है। क्या है? सेम फेस में है, या इनका एम्पलीट्यूड समान है? एम्पलीट्यूड तो नहीं है, ये एक्चुअली प्लेन वेव का मतलब ये कि सेम फेस है ना, सेम फेस में, ठीक है। इसीलिए ऐसे वेव्स को प्लेन वेव्स कहते हैं। आगे चलकर देखोगे कि स्फेरिकल वेव्स भी होंगे। सेम फेस वाले पॉइंट को ऐसे एक स्फीयर पे, एक स्फीयर और स्फेरिकल वेव्स हम ऐसे मूव करती है सेंटर के बाहर, ठीक है ना। तो इसके जो पार्टिकल जो सेम फेस में मूव कर रहे हैं वो एक स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक प्लेन, चलो ये एक प्लेन वेव है। प्लेन वेव का मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखो, बी की दिशा इन्होंने दे रखा है। बी दिया है 1.2 × 10⁻⁷ -7। इसकी दिशा इन्होंने बना दिया के दिशा में, और ये इसकी वैल्यू टेस्ला में दे रहे हैं, ठीक है ना। बी तो आपको मिल गया। अब वेव आगे जाए, वेव की दिशा क्या है? वेव के प्रोपगेशन की दिशा, वेव मोशन में आप तुम पढ़े हो, वेव के प्रोपगेशन की दिशा ये साइन फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो डिसाइड करेगा। तो देखो ये साइन फंक्शन क्या बोल रहा है आर्गुमेंट? 0.5 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11t। ये आर्गुमेंट है ना। इस चीज़ पर ध्यान दो जरा, इस पर ध्यान दो। इनके बीच में प्लस साइन है। आप ये जानते हो कि kx -ωt है ना, ये क्या है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव है। पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये एक्स है तो एक्स डायरेक्शन, और ये जो है kx +ωt ये वेव है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलती है, चलने वाली है, ठीक है ना। वेव में तुम इससे पढ़ चुके हो। ये आर्गुमेंट देख करके तुम आगे और पीछे चलने वाली वेव के बारे में पता करते हो, ठीक है ना। तो ये जो है प्लस हो गया मतलब पीछे जा रही है, और निगेटिव हो गया माने आगे जा रही है। ये ध्यान रखना। समझ में आई क्या? जब इतनी बात है तो अब इन दो नेचर है, तो ये सी की वेलोसिटी किधर है भाई? सी की डायरेक्शन किधर हो गई? सी की दिशा प्लस एक्स, एक्स दिशा में। कैसे? एक्स दिशा में, एक्स दिशा में आई, लेकिन वो भी निगेटिव है, ठीक है ना। अब ये समझ गए क्या? बी की दिशा हो गई के की दिशा में, और ये, और हमने कहा कि E × B इज पैरेलल टू C। बस केवल इतने पर ही तुम्हारा सब लग जाएगा। देखो E की दिशा क्या है? E की दिशा निकालना है, बी की दिशा। तो अब ऐसा करते हैं, कुछ नहीं, सीधे सीधे बात करते हैं। चलो एक ऐसा ट्रायड बना लिया, तो अब ई की दिशा आपको निकालनी है। आपको बी की दिशा निकल गई है, के की दिशा है ना, और इसकी दिशा
माइनस आई दिशा है, ये सी की दिशा है। तो अब ये कह रहा है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ई आएगा, ठीक है ना। तो ई इक्वल टू ई इज पैरेलल टू के क्रॉस माइनस आई, बोलो, या इस चीज को के क्रॉस माइनस आई, माइनस के क्रॉस आई, है ना। के क्रॉस आई कितना होगा, आई, हाँ इसको अभी अब कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये ऐसे बनाओ, आई जे के क्रॉस आई, के आई। देखो ये चीज़ हमको कभी याद नहीं रहता है ना, हमें ये ड्राइंग बनाना नहीं पड़ता है। के क्रॉस आई माने जे, तो ये हो गया माइनस जे, के क्रॉस आई जे हो गया तो ये माइनस जे, तो ई की दिशा क्या हो गई, जे। इसे डायरेक्ट रिजॉल्व करना थोड़ी दिक्कत लग रही है ना, ई क्रॉस बी इसके। तो अब ये ट्रायंगल बनाओ, तो ई बराबर क्या हो गया, देखो ई इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, ये ना हमने पीछे यही तो बताया था, पैरेललिज्म में बताया था ना। देखो ई को पैरेलल पूछ रहा है, ई इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ये तो है ही, और सी क्रॉस सी। और ये कैसे निकाले, बस ऐसे गोल बनाओ और एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कराओ, ठीक है ना। नीचे लिख लो ई बी एच, ई बी सी, ठीक है ना। और बस इसमें लिखते जाओ ई क्रॉस बी सी, बी क्रॉस सी ई, और सी क्रॉस ई बी। तो इन तीनों में से कुछ भी दिया होगा तुम इस डायग्राम से आप फटाफट लिख लेना, बहुत आसानी से लग गया, ठीक है ना, कभी गलती नहीं होगी। अगला सवाल यहाँ पे देखो, यहाँ इस हीरो ने क्या गलती वो चेंज किया है, ये सवाल वही है, इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं अभी ये सवाल पूरा हुआ नहीं, ये सवाल अभी पूरा हुआ नहीं ना, अभी तो हम लोग रिजॉल्व किए कि माइनस जे दिशा में, ठीक है ना। लेकिन अभी इस सवाल में मैग्नीट्यूड नहीं बताया ना, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, ई बराबर होता है बी सी, ठीक है ना। और इसमें बी की वैल्यू 1.2 दिया है, 10 पर -7, और इसमें 3 गुणित 10 पर 8 घात और गुणा कर लो, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 36, ठीक है ना। तो अब देखो, एक तो ई की दिशा माइनस जे दिशा में होना चाहिए, माइनस जे, देखो माइनस जे कौन सी है, यही है ना, यही, और वो 36 आनी चाहिए। और फेस सेम फेस है ना, विथ सेम फेस, सेम फेस। क्या चीज देखा, 3 चीज देखना पड़ेगा, क्या कि बी का फेस और ई का फेस बराबर होगा, हाँ, ई की स्पीड बी की स्पीड सेम डायरेक्शन में रहेगी, मैग्नीट्यूड भी वैसी हो गई, और साथ ही साथ आई जे के रूल, ये ट्रायड वाला रूल लागू रहेगा। तो इस तरह से इसे रिजॉल्व करोगे। अब ये अगला सवाल देखो, ये सवाल में इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें पीछे वाला ही सवाल है ना। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इतना है, तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। इसमें इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही उठपटांग सवाल रहेगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, देखो y और c है, तो ये c की दिशा क्या है, प्रकाश की वेलोसिटी, इसमें जो c है ना, c वेक्टर किधर है, c वेक्टर जो है माइनस जे दिशा में है, देखो ये प्लस है तो माइनस वाई दिशा में जा रहा है ना, दैट इज माइनस वाई डायरेक्शन, ये गया ना सी।
ओके। अच्छा, तो सी वेक्टर ऐसा हो गया, और बी वेक्टर की दिशा क्या है? वी वेक्टर इज प्लस आई डायरेक्शन। ठीक है, तो ई वेक्टर क्या होता है, उसकी दिशा बताओ। देखो ई बी सी, तो ई वेक्टर की दिशा ई इक्वल टू पैरेलल टू बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की दिशा बताओ। बी आई सी कितना हो गया? जी, और माइनस है, तो ये क्या हो गया? माइनस के डायरेक्शन। ठीक है ना। आई और जे की दिशा आई आई क्रॉस जे के होता है ना। देखो आई जे के, तो ये होता है, ये माइनस के हो गया। ठीक है, अब ये माइनस के दिशा में जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा? सी बी इक्वल टू ई। सी बी इक्वल टू ई का मतलब देखो, ये है 3 गुणी 10 पर -8, तो ये 9 हो गया बस सीधे। सी बी इक्वल टू 9, क्योंकि 3 है ये, और वो गुणा कर लो यार, 3 गुणी 10 पर 8 घात गुणी 3 गुणी 10 पर -8, तो ये 8 से 8 कट गया, 9 बच गया ना, वही तो 9 हो गया। और फेस ये रहना चाहिए, है ना, क्योंकि सेम फेस में ये रहता है, तो साइन फंक्शन होगा, आर्गुमेंट ये होगा, तो ये होगा देखो -9 गुणित -9 साइन 200 पाई y प्लस सी टी। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी ई की दिशा। किधर हो जाएगी? के की दिशा में। तो माइनस हमने पहले ही कर दिया, तो इसलिए यहाँ के कर दिया। देखो है कोई? ये आया था डी, डी दिया हुआ है ना, डी बिल्कुल वही है, वो मिला लेना, डी। ठीक है ना। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है जिसके लिए ये वीडियो चालू होना है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है। हाँ, ये रेडियो वेव के बारे में देखते हैं। तो देखो रेडियो वेव्स की बेसिक चीज़ है कि रेडियो वेव्स की जनरली फ्रिक्वेंसी जिसका हम यूज करते हैं, द रेडियो एंड द टेलीविज़न कम्युनिकेशन में इसका उपयोग होता है। कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग होता है? ये टेलीविज़न कम्युनिकेशन और रेडियो। तो ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 5000 किलो हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक होती है ना। वही है, पीछे जो वेवलेंथ देखे थे ना, उसको फ्रिक्वेंसी में बदलोगे तो इतना आएगा। अच्छा, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पहले रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में उपयोग होता था, तो वो 530 किलो हर्ट्ज से लेकर के और 1710 किलो हर्ट्ज तक को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड कहते हैं, है ना, एएम बैंड कहते हैं। ठीक है ना, तो इस पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल उपयोग होते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 54 मेगा हर्ट्ज आर यू टू द शॉर्ट वेव बैंड्स। शॉर्ट वेव पर जो प्रसारण होता है ना, रेडियो प्रसारण, तो उसमें शॉर्ट वेव बैंड पर यह हाई फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। अच्छा, टीवी में थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, तो टीवी रेंजेज में वो 54 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 890 मेगा हर्ट्ज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। एक एफएम रेडियो में जो काम आते हैं, जो आजकल एफएम रेडियो खूब बजते हैं, तो एफएम रेडियो में जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 88 मेगा हर्ट्ज से लेकर 108 मेगा हर्ट्ज तक होती है। और जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, सेलुलर फ़ोन, ठीक है ना, उसमें जिस रेडियो वेव्स का उपयोग होता है उसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
है ना। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी दिया तो था ना ऊपर। तो ये रेडियो वेव ही होती है, लेकिन काफ़ी ऊंचे वाली रहती है, काफ़ी बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि इनका ट्रांसमिशन और डिटेक्शन का जो चैप्टर है वो अगले चैप्टर में, एक ये 15वें चैप्टर में इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है। ये इसी पर ही है, रेडियो वेव से संचार, वो टेलीकम्युनिकेशन का जो चैप्टर है इनका, तो वो रेडियो वेव के डिटेक्शन, प्रोडक्शन और साथ साथ उससे उसको प्रसारण से संबंधित है। ठीक है ना, ट्रांसमिशन से संबंधित है, तो उस पर वो बात करेंगे। लेकिन अभी तो ये रेडियो वेव्स की मोटी मोटी पहचान ये कि ये कम्युनिकेशन के काम में आता है ना। चाहे वीडियो कम्युनिकेट करो, चाहे ऑडियो कम्युनिकेट करो, है ना। ऑडियो वीडियो दोनों के काम में आता है। ऑडियो मैंने रेडियो जब जब साउंड केवल करोगे, और वीडियो मतलब जब पिक्चर भी दोगे, तो पिक्चर और वीडियो दोनों को कम्युनिकेट करने का काम रेडियो करती है ना। एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का काम होता हो, तो इस रेडियो वेव से होता है। ये माइक्रोवेव्स जो होते हैं और वो शॉर्ट वेव होते हैं, इनको गीगाहर्ट्ज तरंगे कहते हैं। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, 10 पर 9 घात, इसकी फ्रिक्वेंसी 10 9 हर्ट्ज की होती है ना, और यह उससे बड़ी होती है। तो इनका जो प्रोडक्शन होता है, ये क्लाइस्ट्रॉन कहते हैं, ये वेव गाइड होता है ना। इसको क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड ये कहते हैं, है ना। वो एक तरह का वैक्यूम ट्यूब होता है, तो उससे वो ये बनाते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये माइक्रोवेव, इसका उपयोग जो है, ये जो माइक्रोवेव्स जो होते हैं ना, वो हमारे स्किन को थोड़ी सी प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, स्किन्स को प्रभावित करते हैं। तो इसका हम जनरली सेलुलर कम्युनिकेशन में अलाउ नहीं करते इसको। ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद अब कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है जो माइक्रोवेव को कि सेलुलर फ़ोन में उपयोग करने के लिए कुछ फ्रिक्वेंसियों को अलाउ किया जा रहा है। ठीक है ना। तो अभी हालांकि वो स्किन को पूरी तरह प्रभावित करती है नहीं करती है, इसके बारे में अभी कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये माइक्रोवेव का सेलुलर फ़ोन में उपयोग होना है। ठीक है। अच्छा, दूसरे माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है माइक्रोवेव ओवन होता है। माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि माइक्रोवेव के प्रकार, माइक्रोवेव वो फ्रिक्वेंसी चूज की जाती है जो पानी के कणों से वो करती है, रिजोनेट करती है। वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो उनकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है उससे ये मैच कर जाती है। ठीक है ना। जब मैच करती है तो रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस होने से तो कोई भी पानी वाला जैसे कच्ची सब्जी हो, खाना हो, या जिसमें पानी हो, तो वो उसमें पक जाता है। तो फूड फ्राई करने का काम है और फूड पकाने का काम भी माइक्रोवेव से करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं ना, इसका बहुत बड़ा उपयोग है माइक्रोवेव का। ठीक है ना। लेकिन ये माइक्रोवेव के भी अब व्यावसायिक एप्लीकेशंस बहुत आने लगे। ठीक है। ये इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है ये बेसिकली हीट वेव्स है। क्या है, ये हीट वेव्स है। और इस पर हम ये इससे टॉपिक है, तुम एक एक लाइन पढ़ लेना, कोई खास इसमें है नहीं, है ना। इंफ्रारेड जो होते हैं वो हीट वेव्स हैं, और ये इंफ्रारेड फोटोग्राफी भी होती है ना। क्या होती है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी भी होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये देखो, जैसे मान लो ये एक ह्यूमन बीइंग है,
रात के अंधेरे में आ रहा हो, ठीक है ना, इसके शरीर से हीट वेव निकलेगी। हीट वेव क्या है? इंफ्रारेड निकलती है। अब हीट कहना ठीक नहीं है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकला, ठीक है ना। अब इंफ्रारेड कैमरा जो होता है इसका फोटो बना लेता है और यहाँ फिल्म रहती है, तो वो फोटो फिल्म पर इसको इंफ्रारेड को डिटेक्ट करता है। आज का टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है कि इस आदमी के रात के अंधेरे में फोटो बना सकता है, ठीक है ना। तो इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग करके और इंफ्रारेड विजन, नाइट विजन डिवाइसेस जो होती हैं सब इंफ्रारेड पर आधारित होती है ना। इसमें क्या होती है? नाइट विजन डिवाइसेस। तो जिससे कि आप अंधेरे में भी देख पाओगे। कि वजह क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है रात के अंधेरे में भी इमिट होता रहता है, ठीक है ना, और धरती के हर बॉडी से निकलता है। तो बड़े इसकी सहायता से आप साफ साफ देख पाओगे। क्या इंफ्रारेड की एक खासियत और भी है, इंफ्रारेड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे पार्टिकल जो होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है ना, इसमें कुछ मॉलिक्यूल नेचर के उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वो एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसका असर क्या पड़ता है, ये पानी भी एब्जॉर्ब करता है, H2O, है ना। तो विशेष रूप से जैसे मान लो ये सोलर से रेडिएशन आ रहा है ना, ये धरती के एटमॉस्फेयर में सूरज से ये रेडिएशन आया, इंफ्रारेड भी आई साथ साथ। तो ये क्या है कि हमारे पास जो अमोनिया है, CO2 है, पानी है ना, वाटर वेपर्स हैं, सब के सब इसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारा धरती जो होता है ना उसका टेम्परेचर नॉर्मल से ऊंचा है, माने धरती गर्म रहती है। इसको ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस रहते हैं। बाकी रेडिएशन जो होते हैं सीधे वापस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन ही ये हमें गर्म रखने का काम करती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो डिटेक्टर के रूप में उपयोग होते हैं। इंफ्रारेड एंड देयर आर वाइडली यूज इन रिमोट स्विचेस ऑफ द हाउस होल्ड। अच्छा, ये जो रिमोट जो तुम्हारे टीवी और उसमें जो रिमोट यूज करते हो ना, रिमोट स्विच, वो इंफ्रारेड होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड ही रहता है, ठीक है ना। विजुअल लाइट सभी जान पहचानी चीज है, ठीक है ना। विजुअल लाइट पर बहुत कुछ बोलना नहीं है, हमारी आंख इसको डिटेक्ट करती है, पहचानती है, ठीक है ना। विजुअल लाइट जो है कितने से है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के इसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम। देखो स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा हिस्सा है, एंगस्ट्रॉम के रेंज को विजुअल लाइट है, हमारी आंख पहचानती है, जानती है, ठीक है ना। इसमें एक ये होते हैं कि हमारी आंख जो होती है, अलग अलग एनिमल जो होते हैं अलग अलग लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन आई जो होती है, ह्यूमन आई किस रेंज के लिए से, वो ईलो प्रकाश है ना, ईलो के लिए सेंसिटिव है, ठीक है ना। ईलो जो, और वो करीब करीब कितना होता है इसका, कोई ईलो का वेवलेंथ होगा वो देखेंगे, तो उसमें ये उसके लिए इस ईलो लाइट के लिए वो सेंसिटिव रहती है, ठीक है। हाँ, अल्ट्रावायलेट के लिए ये जो है ये सूर्य के प्रकाश से आती हैं धरती पे, लेकिन अल्ट्रावायलेट किसी और तरीके से भी ये जो पैदा होगी ये एटम से ही निकलती है ना, अल्ट्रावायलेट वेव्स जो होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि यह कैंसरस है, कैंसर
कांची, ठीक है ना। ये तो जब आपके स्किन पर ज़्यादा इस पर होता है तो इसमें इसके डर रहता है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखो, अल्ट्रावायलेट रेज एक सीमा से ज़्यादा धरती पर नहीं आनी चाहिए। और ये आती कहाँ से है? धरती पर आती है तो वो सोलर लाइट से आती है। देखो ये सन है, सन हर तरह के स्पेक्ट्रम भेजता है, पूरा स्पेक्ट्रम ही रेडिएट करता है, ठीक है ना। तो अब सूरज के साथ क्या है, आई, तो ये धरती पर यह हमारे पास एक ओजोन लेयर है, O3 ओजोन लेयर है ना। ये ओजोन लेयर जो होती है पूरी अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। क्या होती है, यहाँ ओजोन लेयर जो आती है तो जितने भी अल्ट्रावायलेट खतरनाक किरणें होती हैं उनको ये ओजोन जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। वो कहाँ होती है? धरती की ऊंचाई से 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। धरती का जो सरफेस है उससे 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ये लेयर रहती है, ठीक है ना। और ये नेचुरली मेंटेन रहती है ये, ठीक है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को, और ये एक तरह से हमारी ओजोन क्षेत्र ही इसको कहते हैं, कि जिससे ओजोन की लेयर जो है हमारी सुरक्षा करने के काम आती है, ठीक है ना। ये ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है कि हमारे जो ह्यूमन है एक्टिविटी की वजह से, ठीक है ना, NO2 पैदा हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा हो रहे हैं, है ना, CFC पैदा हो रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ओजोन लेयर को कमज़ोर करते हैं। कई जगह तो ओजोन लेयर बहुत ही पतली हो गई है, या ओजोन में कई जगह छेद हो गए हैं, है ना, विशेष रूप से पोलर रीजन में, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा मनुष्य के सर्वाइवल का प्रश्न बना हुआ है, और ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि ओजोन लेयर को किसी भी तरह से क्षति होने से बचाया जाए। तो ये ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक शब्द होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ये इंफ्रारेड रीजन का हिस्सा है। कि ये देखो, जनरली क्या है कि ये हमारी धरती का जो टेम्परेचर है ना, धरती का जो टेम्परेचर है वो एक सीमा है, मैंने कुल मिलाकर के 30-35 डिग्री एवरेज से नीचे रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब धरती के अंदर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, है ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती है ना, और धरती नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी जो है हम लोग फॉसिल फ्यूल जो जला रहे हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगी। इसी तरह ये जो CFC आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना हीट एब्जॉर्ब करके और रिटेन कर लेती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में नॉर्मल क्या है कि जो हीट हम सूरज से पाते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा रिटेन करके और पूरा का पूरा हम वापस भेज देते हैं पूरे स्पेस में, ठीक है ना। तो धरती गर्म नहीं होती। लेकिन जब ये CFC और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ह्यूमन मेड मॉलिक्यूल्स जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आते हैं तो ये धरती एक तरह से गर्म होना शुरू हो जाती है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई। और जब धरती गर्म होगी तो उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा कि आपका पोलर आइस पिघल जाएगी, है ना, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। और लो लैंड एरिया जो है समुद्र में जो भी हैं, जो आइलैंड्स हैं, सब डूब जाएंगे। लो लैंड एरिया जैसे हमारे सी पोर्ट्स हैं, मुंबई है या चेन्नई जैसे जो सी पोर्ट्स हैं जो लो लैंड एरिया में, ये डूब जाएंगे। तो एक तरह से इकोनॉमिक लॉस है, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग
ये पूरा ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है, ग्लोबल कंसर्न है, पूरे दुनिया के देश इस पर चिंतित हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम किया जाए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में अल्ट्रावायलेट रेड और इंफ्रारेड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ओजोन लेयर की भी बात हो रही है, देखो ओजोन लेयर को वो करने का, डिप्लीशन से रोकना है ना। तो ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस पर जनरल स्टडी का बहुत ये एक प्रश्न बनता है, बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए, पढ़ लो इसको अच्छे से, कुछ है नहीं। एक्सरे जो होते हैं, एक्सरे की सबसे अच्छी खासियत क्या है पता है, कि जब ह्यूमन बॉडी से गुजरती है तो केवल हड्डी इसको सोख पाती है ना। बाकी मांस रहता है, उससे ये एक्सरे निकल जाती है। तो फिर एक्सरे फोटोग्राफी होती है तो वो हड्डियों का पूरा ढांचा आपको दिखाई देने लगता है। तो एक्सरे फोटोग्राफी का में इसका काफ़ी उपयोग होता है, एक्सरे, है ना। तो ये एक्सरे है ना। और गामा रे का उपयोग एक छोटे से काम में होता है, जो कैंसर सेलों को नष्ट करने में। गामा फोटान जो है हाई एनर्जी फोटान होते हैं, है ना। और कैंसर सेल्स जो रहती हैं, जो बेतहाशा बढ़ने शुरू हो जाती हैं, तो उनको नष्ट करने के काम में आता है ना। तो ये गामा रेज का इसमें उपयोग है। और गामा रेज के बारे में हम लोग, वेवलेंथ के बारे में तुम जाने गए हो कि ये 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। देखो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के इतना तक है, जबकि पीछे बताए हैं कि 10⁻³ नैनोमीटर NM। पीछे जो है ना, आपने ये चैप्टर NCERT बता रहा है, ये तो गामा के रेंज जो बता रहे हैं। अच्छा, गामा के छोटे होने की रेंज बता रही है। गामा वेवलेंथ ठीक तो है, जो गामा की जो रेंज बता रहा है ये 10⁻² एंगस्ट्रॉम बता रहा है ना, उससे छोटी वेव होती है यहाँ लिमिट। और यहाँ पर ये राइटअप में इन्होंने चेंज कर, थोड़ा सा अंतर कर दिया, जो बच्चों के लिए कंफ्यूजन तो पैदा करेगा, पर ये तुम इसको ठीक से समझ लो, ये है ना। ये 1 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं ना। द इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ द फ्रॉम इतना मीटर टू इतना मीटर, ठीक है। तो ये गामा रे का आसानी से डिटेक्शन होता नहीं है, उसके लिए गाइगर मूलर काउंटर लगेगा, ठीक है। और इसका एक ही व्यवहारिक उपयोग का एक ही है कि कैंसर सेलों को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना। तो ये गामा रे क्या है, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियर फिनोमेनन, ठीक है ना। तो ये आपके स्पेक्ट्रम्स हैं, है ना। स्पेक्ट्रम हम लोग समझ गए, और इनका उपयोग क्या होता है, जो भी होता है उपयोग, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल सवाल इसमें कवर करते हैं। न्यूमेरिकल सवालों की कड़ी में पहला सवाल अपने सामने है, पूछ रहा है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्री स्पेस में x डायरेक्शन में जा रही है। किधर गई, ये x डायरेक्शन में जा रही है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एंड द टाइम E इक्वल टू इतना, E इतना है, ठीक है। व्हाट इज B? तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस, तो E की, अच्छा E की दिशा J दिया है। देखो भाई, ये x दिशा में जा रही है ना, k वेक्टर इस दिशा में, k मैंने i j k का k नहीं है, ये k वो वाला वेक्टर है ना,
जो प्रकाश की वेलोसिटी वाला वेक्टर है, सी वेक्टर। ठीक है, अब ये ई जो है जे दिशा में है, यानी ये अब हमारे हिसाब से आई जे के सिस्टम में ये आई दिशा में है, जा रही है वेव, और ये जे दिशा में ई वेक्टर है। ये कितना है, ई इक्वल टू 6.3। ठीक है, तो बी बराबर कितना होगा, देखो बी कुछ इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, और बी जो है देखो ऐसा क्या हमारा है, ई बी सी। ठीक है ना, तो बी की दिशा क्या होगी, सी क्रॉस ई, ये बी की दिशा है ना, सी क्रॉस ई की दिशा है। ऐसे आप चलाओ, ऐसे, है ना, तो ई क्रॉस बी सी की दिशा होगी, बी क्रॉस सी ई की दिशा होगी, तो हमको तो सी क्रॉस ई चाहिए बी की दिशा, तो सी आई है ना, दिशा पहले डिसाइड कर लेते हैं। आई सी है और ये जे है, है ना, ई की दिशा, तो आई क्रॉस जे के की दिशा होगी, है ना, के दिशा हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी की दिशा जो है सम बी जीरो, है ना, और के, इस तरह से बनेगा। और बी जीरो कितना बनेगा, बी जीरो होगा ई बाई सी बनेगा, ई बाई सी 6.3 गुणित 3 गुणित 10 पर 9 घात 8 घात है, तो इसको ये हो गया देखो 2.1 गुणित 10 पर -8 टेस्ला, इतना टेस्ला बने। ठीक है, बस यही सवाल है इसका। दिशा क्या होगी, दिशा के बारे में आपने देख लिया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन a plane, electromagnetic wave is given by this। ये क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का, पी वेव का है। व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या होगी, देखो ये के की वैल्यू कितनी है, ये के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना, ये इसका आर्गुमेंट है, और इसी से हमें तालमेल निकालना है। तो के जो होगा 2π/λ होती है, और ये कितना दिया है 0.5 गुणित 10 पर 3 घात। ठीक, एक्स का कोफिशिएंट, तो फिर ये लैम्डा हो गया कितना 4π गुणित 10 पर -3 घात मीटर। ठीक है ना, ये देखो हाफ है, हाफ इधर गया 4π, ये लैम्डा हो गया। अब वो ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा देखो कितना है 1.5 गुणित 10 पर 11 घात, हाँ, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, ये ओमेगा मिल गया। तो वो पूछता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और एन पूछेगा, एन लगाना है तो 1.5 गुणित 10 पर 11/2π और कर दो, है ना, और कर देते हैं 1.5 पाई 10 पे 11 घात, और ये 2 पाई स्क्वायर हो गया, ये 10 हो गया, तो ये हो गया 0.75 पाई गुणित 10 पे 10 घात फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, तो 7.5 पाई गुणित 10 पे 9 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, बस इतना हर्ट्ज। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक ई वेव। ई वेव क्या होगी, देखो इसकी दिशा नहीं बताई है, इसकी तो डायरेक्शन ही नहीं दिया बी का, तो देखो ई वेव के लिए क्या होगा, देखो अच्छा नहीं, ये वाई दिया है ना, बी वाई दिशा में है, तो अब क्या बनता है, ई क्या होगी, ई बी सी, है ना, तो देखो
सी की दिशा क्या है, -i, ठीक। और बी की दिशा क्या है, जे की दिशा है, लेकिन जे की दिशा नहीं है बल्कि -j की दिशा है। देखो बी की दिशा क्या है, -j प्लस है। ओ नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। सी की दिशा -j है, बी की दिशा दिया है जे, बी वाई में दिया है, ठीक है। तो आपको सी ई की दिशा क्या होगी, ई क्या बनेगा, सी क्रॉस बी। ई जो है ई जो है बी क्रॉस सी होती है, ठीक है ना। इसके पैरेलल होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। तो बी और सी, तो बी क्या हो गई, जे पैरेलल टू जे क्रॉस ई -i, है ना। तो ये हुआ पैरेलल टू आई क्रॉस जे, आई जे क्रॉस के हो गया, ठीक है ना। तो ई वेव क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा देखो बी सी बराबर ई, ये रहता है ना। तो ई बराबर कितना हो गया, बी सी का गुणा कर दो सी, तो सी का करेंगे तो 7 निकल गया, 30 दूना 60, ये हो गया 60, बस 60। और एम के एस में ई का जो भी होगा sin 0.5 गुणे 10⁻³ x, 10 किस पर 10⁻³ है ये, x 0.5 गुणे, ये गड़बड़ हो गई। देखो बिल्कुल ये आर्गुमेंट जितना है ना, ये वही आर्गुमेंट ये भी रहेगा, बिल्कुल डिटो। sin 0.5 x हो गया, x 0.5 गुणे 10⁻³ x प्लस 1.5 10⁻11 t। अच्छा, इसकी दिशा क्या हो गई, के की दिशा में कर दो, के की दिशा, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। ये सवाल पूछ रहा है, इसमें देखो ये 2 डिस्क हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये 12 सेंटीमीटर उसका क्या रेडियस है, और इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि कांस्टेंट रेट से द चार्जिंग dq/dt जो दिया है 0.15 एम्पियर, ठीक। अब वो बताओ, देखो क्या है। तो देखो इसके बीच में यदि वोल्टेज V है ना, तो VCV इक्वल टू Q, ये रहता है ना। चार्ज जो होता है कितना होगा, C कितना होगा, A Fψ0/d, dt, हाँ। तो अब ये पूछ रहा है, पहले कैलकुलेट द रेट चेंज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस निकालो और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो तो ये इसको एक को हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो ये काफ़ी हो गया। देखो पाई गुणित 12 1.2 का नहीं 0.12 का स्क्वायर मीटर हो गया, पाई r स्क्वायर। एरिया Fψ0 हमको चाहिए, वो देना है। Fψ0 को 4 पाई का गुणा कर दो और 4 पाई का भाग दे दो, ठीक। और डी दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे 10 तो माइनस होगा, ये हो गया। देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। ये 5 का 20 हो गया, तो ये हो गया 4 पाई
4π/0। तो ये कितना हो गया, 1/4π/0। 9 × 10⁻⁴ होता है ना, वही चीज़ यहाँ ले लो। तो c बराबर क्या हो गया, देखो 0.12 का स्क्वायर हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। 4π/0 को वैल्यू हो गई बटा 9 × 10⁻⁹। ठीक, और ये 4 नीचे था, 4 क्या है, ये 4×5 20 हो गई, 10⁻²। इसकी वैल्यू हो गई देखो 10⁻7 करते हैं, ये जो है ये 10⁻8 हो गया। चलो ये करते हैं 0.144 इसका स्क्वायर गुणित 10⁻8, और ये हो गया 18। 18 × 8 = 4400, 0.08 नहीं, ये बनेगा शायद, गुणित 10⁻8। तो ये कैपेसिटर हो गया 8 × 10⁻11 फेरेड। ठीक, ठीक है, ये जो है ए पार्ट का पहला पार्ट तो निकल गया इतना। अब ये पूछ रहा है कि ये dV/dt बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो c dV/dt बराबर dQ/dt। वो क्या किया, ये 1 को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। dV/dt क्या है, ये कंडक्शन करंट है, ये क्या है, I कंडक्शन करंट है, और ठीक है I से। तो ये कितना हो गई, देखो ये दिया हुआ है dV/dt 0.15 है, c दे दिया आ गया, तो dV/dt क्या हो गया 0.15/c, तो 8 × 10⁻11 यही ना। तो ये कितना हो गया, देखो 15 × 10⁻², 2 और 9 तो 11, 9 हो गया, और बटा 8, तो ये हो गया 2 × 10⁻9। dV/dt इतनी हो। ठीक, ये आपका ए पार्ट तो निकल गया। ठीक है, अब देखो ये जो होती है डिस्प्लेसमेंट करंट ID कितना होती है, ID जो होती है φ0 है ना, E × एरिया, ये 5 हो गया dφ/dt। ठीक है ना, और dφ/dt क्या है, E क्या है φ0 E क्या है, नहीं σ/φ0, और ये हो गया A/dt। ठीक है ना, ये अपना फ्लक्स ले लिया, इतना हो गया। तो सिग्मा A को आप क्या बोलते हैं, चार्ज कहोगे, φ0 dQ/dt, और φ0 नीचे भी आ गया तो ये कट गया, तो ये हो गया dQ/dt। ठीक है ना, तो ID जो होगी, I कंडक्शन होती, I कंडक्शन करंट, और I कंडक्शन कितना है dQ/dt, ये C इतना, C dV/dt, C dV/dt हम लोगों ने निकाला क्या। ठीक है, तो ये द चार्ज करंट इज द कांस्टेंट, ये दिया है, ये कंडक्शन करंट तो ऑलरेडी दिया है 0.15 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ठीक है ना, कंडक्शन करंट कितनी होती है, जितना कंडक्शन करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। मतलब
कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कंटिन्यूअस रहते हैं एक ही पॉइंट पर और कंटिन्यूअस, आगे भी पहले कंडक्शन करंट रहती है, बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाती है और दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, किरचॉफ फर्स्ट रूल जंक्शन वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर 6 प्लेट। ये इसके जो सी का उत्तर है, सी है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल इज वैलिड एट ईच प्लेट। देखो इसका उत्तर बड़ा टिपिकल है, सी का उत्तर देखो, इसका उत्तर हो गया यस, वैलिड है, लेकिन इसकी शर्त है प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड कि करंट मीन, है ना, करंट मीन्स, करंट का अर्थ इक्वल टू मीन्स आई सी प्लस आई डी हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट और ठीक है ना। एक्चुअली करंट का अब जो मीनिंग है उसको इलाज करना पड़ेगा और कहता है आई सी प्लस आई डी के लिए ये रूल लागू रहेगा, ठीक है ना। ये बात अलग है कि जहाँ पर आई सी जीरो हो जाती है, आई डी नॉन जीरो रहती है, लेकिन उसी के बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो आई सी प्लस आई डी को बात करो यहाँ पर, तो यहाँ पर आई डी चल रही है, यहाँ पर आई सी चल रही है इस तार में, ठीक है ना। तो आई सी प्लस आई डी जो है किरचॉफ का जंक्शन रूल लागू होता है। जंक्शन रूल में क्या है कि जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जंक्शन छोड़ रही है, ठीक है ना। तो आई सी यहाँ आ रही है और आई डी जा रही है, तो आई सी आई डी बराबर है, ठीक है ना। तो जंक्शन रूल लागू होता है, बशर्ते कि हमें करंट की परिभाषा में थोड़ा सा और एडिशन करना पड़ेगा कि उसमें इंक्लूजन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट को भी। करंट मीन्स आई सी प्लस आई डी रखा जाए, ठीक है ना। ठीक है, अगला सवाल पे चलो। ये क्या है, ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनमें कोई दम नहीं है, इसलिए एक साथ रख दिया। बहुत कहते हैं प्लेन वेव है, वैक्यूम में जेड डायरेक्शन में चल रही है। व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, क्या बोल सकते हो। तो ये तो ई एंड बी आर इन किधर होगा, ये जेड प्लेन, जेड एक्सिस तो इन्होंने ले लिया, जेड एक्सिस में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, डी वाई जेड आर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इतना हर्ट्ज, व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी, देखो न्यू लैम्डा इक्वल टू सी। तो फ्रीक्वेंसी दिया है, लैम्डा इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸ बटा 30 मेगा हर्ट्ज, मेगा माने 10/6। तो ये कितना हो गया लैम्डा, तो ये 7 निकल गया, 3 से 3 कट गया, हमें लगता है 10 मीटर हो गया। देखो 7 10 मीटर हो गया, वेवलेंथ 10 मीटर हो गया, बस यही चाहिए। तो लैम्डा इक्वल टू 10 मीटर। दूसरा, ये रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन बिटवीन इतना से इतना हर्ट्ज पर, कहीं भी ट्यून कर सकते हो, है ना। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, तो फ्रीक्वेंसी दिया है, तो वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा, C/ν, है ना। बिल्कुल इसी तरह लगेगा, कोई कुछ है दम नहीं, ठीक है ना। उसके पास वैल्यू निकालनी है C/λ, जैसे ये हम लोग ने निकाला है ना ऊपर वाले में, वैसे कर। ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी इतना, देखो 10⁹ हर्ट्ज है, ये ऑसिलेट कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे, और ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। तो इसका टाइप ऑफ चेंज हो रहा होगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये EM वेव बनाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो इसका
सोर्स का ऑसिलेशन है, फ्रिक्वेंसी होगी 10⁻⁻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 ⁻
आपका ट्यूनिंग फॉर्क भेजता है, उसी फ्रीक्वेंसी की वेव भी निकलती है। इसी तरह से ये जो है सोर्स है इसका 10⁹ हर्ट्ज का सोर्स है, उतना ही सोर्स के ये भी निकलेगी। ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द पार्ट ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम इज इतना नैनो टेस्ला। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो E इक्वल टू B इंटू सी, बस इससे गुणा कर लो जितना आएगा। तो E पूछ रहे, E कितना होगा? B दिया हुआ है नैनो टेस्ला में 510 × 10⁻9 होगा। सी हुआ 3 × 10⁸ ये ले लो। देखो 8 और ये खत्म हो गए, ये भी एक खत्म हो गया, तो ये 3 3 × 15 153 वोल्ट मीटर ये हो गया। ठीक है ना? ये 10 इसके साथ 8, ठीक 8 गया, 51 × 8 जितना हो। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहे हैं? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। द सर्कुलर प्लेट इज 5 सेंटीमीटर। इट इज चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड गैप between is the plate rising steadily at the rate of इतना मीटर। What is displacement current? इसमें क्या है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना? इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के राइज होने की रेट d/dt दिया हुआ है। ये बोल रहा है 10⁻12 वोल्ट बाई मीटर सेकेंड। ठीक है ना? ये रेट दिया है। अच्छा, तो देखो फाई E कितना हो गई? एरिया इंटू E। ठीक है ना? तो d∅E/dt है ना? तो f∅0 इतना होता है ना? क्या f∅0 d∅/dt को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट बोलते हैं। कंडक्शन करंट यानी डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, ये रहता है। तो ये एरिया हो जाएगा f∅0, ए हो जाएगा ΔE/ΔT होगी। ठीक है ना? यही फाई E होगी। बस यहाँ देखो f∅0 ठीक है, f जाए 8 × 87 × 10⁻12 ये रहता है। एरिया है कितना? πr², मतलब 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10⁻4। ठीक है ना? पाई एरिया, और ये हो गया 10/12। ठीक है, अब देखो 12 से ये 12 उड़ गया 25, तो ये जितना आ गया देखो। हाँ, इसको हम लोग 9 ही ले लेते हैं। इसको हल करिए, ये हल करोगे जो भी आएगा, इसका उत्तर आ रहा है 0.07 एम्पियर। ठीक है, ये बस ये व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करें, तो ये बस सीधा है फ्लक्स करें, फ्लक्स निकालो, एरिया फ्लक्स, और बस। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो। ये एक्चुअली ये जो सवाल है ना, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सामने है, एरिया ए है, और इसका क्या है? एरो चार्ज डेंसिटी है। तो ये सी कितना हो जाएगा?
सी बराबर एफ साई 0 ए बाई डी रहता है, ये डिस्टेंस है, ये रहता है ना। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई जो होता है रो बाई एफ साई 0, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई, ये ई इंटू एरिया हो गया, ठीक है ना, एरिया। और ये रो, ये जो है रो इंटू एरिया बाई एफ साई 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो, रो इंटू एरिया को आप क्यू लिख सकते हो, क्यू बाई एफ, क्यू इक्वल टू क्यू बाई एफ साई 0 हो गया ना, वो फाई ई हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ क्यू बराबर हो गया एफ साई 0 क्यू ए फाई ई हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, एफ साई 0 सी भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा कि नहीं। क्यू जो है सी भी होता है ना, ये यदि इसके बीच का वोल्टेज वी हो तो सी भी हो गया। तो इससे ये पता लगा एक से कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, ये क्या होती है डी क्यू बाई डी टी को आप यहाँ पर इसको क्या बोलते हो, इसको कहते हैं कंडक्शन करंट, है ना। डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, ये आप ऐसा करो, डी क्यू बाई डी टी बराबर एफ साई 0 सी डी बी बाई डी टी इक्वल टू एफ साई 0 डी फाई ई बाई डी टी, है ना। तो इस वाले पार्ट को देखो, ये डी बी बाई डी टी, एफ साई 0 सी डी बी बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट, और इसको बोलते हैं इंडक्शन करंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कहता है, देखो ये दोनों बराबर हो जाएगी और ये डी क्यू बाई डी टी के बराबर रहेगी, ठीक है ना। ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है एफ साई 0 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी बी बाई डी टी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या चीज दे रहा है, द वोल्टेज बाई डी बी बाई डी टी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप ये एक फार्मूला ही बना लो, बार बार इसको डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये आ गया एफ साई 0 8.85 गुणी 10 पर -12 घात, सी की वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफेरेड 10 पर -6, वी की वैल्यू दिया है 5, बस डी बी बाई डी टी 5, बस ये कितना हो गया 9 × 45, 45 का करीब हो गया, और ये हो गया 10 पे -6 घात, क्या ये एम्पियर, ये आपका 45 माइक्रो एम्पियर की करंट है। यहाँ पर जो है ये सवाल को देखें, ये सवाल में एक ये दिया हुआ है कैपेसिटेंस दिया हुआ है और ये चेंज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या चीज़ है, देखो कंडक्शन करंट कितनी होती है, मान लो ये इंडक्शन वो कौन सा, वो जो तुम्हारी करंट है ना डिस्प्लेसमेंट करंट, वो निकालना है। ये एरिया है, इसका सिग्मा इस पर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, और इसके बीच की डिस्टेंस डी मान लो है ना। तो देखो ई कितना हो गया, ई बराबर सिग्मा बाई एफ साई 0, तो इसको आप ये लिख सकते हो कि फाई ई कितना हो गया, ई इंटू एरिया सिग्मा ई ए बाई एफ साई 0, ये ए है ना ये, तो सिग्मा ए को ये क्यू बाई एफ साई 0 का होगा, ठीक है ना। और इसी क्यू को
सी भी कह सकते हो, सी भी बाई एफ साई जीरो भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आई डी बराबर होता है एफ साई जीरो डी फाई ई बाई डी टी, ये रहता है ना, ये हम डिफाइन करते हैं। तो इससे ये निकल गया कि डी फाई बाई डी टी, तो ये इस इक्वेशन को हम डेरिवेट करेंगे, तो सी डी वी बाई डी टी, ठीक है ना, ये दूसरा। तो ये सी भी सी, देखो सी डी वी बाई डी टी, ये जो है ना, ये एक्चुअली डी क्यू बाई डी टी है, चार्ज के बढ़ने का। सी डी वी बाई डी टी है ना, ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी है। इसको कंडक्शन करंट भी कहते हैं। तो बस ये निकालो, आई सी आई डी दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो गई कि आई डी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी हो गई, है ना। जो भी पूछे वो बताना। सी कितना है, सी दिया है 1 × 10⁻⁶ माइक्रोफेरेड, डी वी बाई डी टी दिया है 5 है, ठीक है ना। 1 है, ये 0.1 नहीं, तो ये 5 × 10⁻⁶ एम्पियर, मतलब 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये हो गया। अगला सवाल देखो, ये क्या कहता है, पढ़ो। हाँ, इस प्रॉब्लम में देखो क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि चार्ज लूज कर रहा है, लूज चार्ज इनिशियली एट रेट ऑफ इतना, ठीक है ना, रेट ऑफ इतना कूलम पर सेकेंड, मैंने डी क्यू बाई डी टी बराबर एक्चुअली 1.5 × 10⁻⁸, ठीक है ना, एम्पियर। इतना चार्ज जो है वो लूज कर रहा है। तो देखो ये प्लेट है, प्लेट है तो इसमें कुछ वोल्टेज था पहले, ठीक है ना। और यहाँ से चार्ज लूज कर रहा है ना, चार्ज लूज कर रहा है, तो इसकी वजह से चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट से जा रहा है, तो इसमें आई कंडक्शन करंट बह रही है, वो कितना हो गया 1.5 × 10⁻⁸ एम्पियर, ठीक है। अच्छा, रही बात डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगी वो कितनी होती है, फाई ई एस आई जीरो फाई ई और डी फाई बाई डी टी, ये आई डी होती है। ये कितना होगा देखो, एस आई जीरो, ठीक है, एरिया और डी ई बाई डी टी। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ठीक है, लेकिन डी ई बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है, डी ई बाई डी टी इज निगेटिव, ठीक है ना। तो इसकी जो इंडक्शन करंट है, नहीं कौन सी करंट, इंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट, वो करंट की दिशा क्या होगी, घटने की दिशा में, यानी ई के घटने की दिशा में, मतलब ऐसे निगेटिव दिशा में। तो आई डी जो होगी ऐसे होगी, और वो कितना होगी, वो भी इतने ही होगी, है ना। ये जो है कितना, ए ऐसा कर लेते हैं, देखो एफसाई जीरो ए सिग्मा बाई एफसाई जीरो डी बाई डी टी, ये ना, एफसाई जीरो को क्यू कहोगे, एफसाई जीरो डी क्यू बाई डी टी इंटू एफसाई जीरो, ठीक है ना। तो आई डी भी डी क्यू बाई डी टी के बराबर ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, निगेटिव होगी। देखो आई डी इज निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव बिकॉज एच डी ई बाई डी टी
इज पॉजिटिव, नहीं निगेटिव, डिक्रीजिंग, निगेटिव, ठीक है। अच्छा, और आई सी कंडक्शन करंट जो होगी ये इसकी दिशा होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। तो नेट करंट क्या होगी, नेट दोनों को जोड़ दो, आई सी प्लस आई डी जीरो हो जाएगी, है ना। अब जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऐसे, तो एम्पियर लॉ कहता है आई प्लस आई डी जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो, कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा। इसके लीकेज की वजह से जो करंट फैल रही है और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल सवाल है, ये कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखो। आगे बढ़े, यहाँ क्या है भाई, पढ़ो। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में क्या पूछ रहा है, ये करे, ये एक सर्किट डिस्क्राइब कर रहा है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी रेडियस 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 1 मीटर है, और ये 1 मेगा ओम का इसमें रजिस्टर है और 2 वोल्ट की बैटरी है, इससे ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि जो Q एक सेंट्रल पॉइंट है इस कैपेसिटर के अंदर, P इसके जस्ट आधा मीटर की दूरी पे है, माने एकदम बीच में है, और R जो है 1 मीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान बताओ जो कहाँ पे है, R पर और B पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कब, तो वो टाइम दे रहा है 10⁻³ यानी 1 मिली सेकेंड के बाद। ऐसा देखो भाई, इसमें मान लो किसी छड़ पर चार्ज डेंसिटी रो है, सिग्मा है, तो E बराबर कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो आप फ्लक्स देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए हमको, तो E इंटू ए, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा ए को Q कहते हैं, Q बाई एप्सिलॉन जीरो, चार्ज Q जो उसकी प्लेट पर आ गया है। तो इसका मतलब ये फाई E बराबर, बस ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि फाई E इक्वल टू Q टाइम Q बाई एप्सिलॉन जीरो, ये एक, कोई बात नहीं, एम्पियर सेकेंड लॉ लगाएंगे। पहले एक हम और कर लेते हैं, टाइम कांस्टेंट देख लेते हैं, CR, C दिया है C दिया है 1 नैनो फेरेड 10⁻⁹ का, और R दिया है 1 मेगा ओम माने 10⁻⁶, तो कुल मिल करके 10⁻³ सेकेंड हुआ, यानी 1 मिली सेकेंड, ठीक है ना, 1 मिली सेकेंड का टाइम कांस्टेंट। अब कंडेंसर जो है पहले तो चार्ज हो रहा है, तो Q का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू CE, Q इक्वल टू CE कितना होगा, 2 CE, C दिया हुआ है 1 नैनो फेरेड, है ना। तो देखो C दिया है 1, 2C की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, जितना भी आता है 2CE मतलब 1 नैनो सेकेंड गुणित 2, 10⁻⁹ इतना फेरेड, 2C हो गई ना, तो ये हो गया कि 2 गुणित 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज जो है इतना है, 2C 1 माइनस E पे माइनस T/τ, ये चार्जिंग कैपेसिटर का चार्जिंग है ना। और ये करंट क्या हो जाएगी, dQ/dt, dQ/dt हो जाएगा 2C/τ, है ना, E पे
माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। ठीक है ना, ये करंट कुछ इस तरह से आई हो गई, और सी बाई टाउ को 2v/r, ठीक है ना, आर मैंने 1 मेगा ओम, ई पर माइनस टी बाई टाउ, ये दोनों को एक साथ कर दिया। वी दिया है 2 वोल्ट है, हाँ ठीक है, 2v/r सही है। तो 2v क्या हो गई, ये v कहाँ से आ रहा है, तो दो, ये सी भी तो इसी का है ना, तो ये v क्यों आया, अच्छा ये c था, c को ये हट जाएगा, क्योंकि ये जो टाउ में सी आर है, तो सी आर से सी कट जाएगा ना, देखो टाउ के अंदर सी आर है, तो इसलिए कट गया, तो 2/r मैंने 2 गुणित 10 की पावर -6 ई पर माइनस टी बाई टाउ, ये आपके करंट हो गए, ये काम किया है। अब देखो, अब इसमें पहले इसकी बात करें, आधा पर इतने में फ्लक्स कितना गया, है ना, तो ये जो आपका फ्लक्स निकला Q/F/0, ये पूरे कैपेसिटर का फ्लक्स है ना, पूरे कैपेसिटर का, पूरे प्लेट का, लेकिन इसमें 1/4 ही है ना। तो देखो अब ये क्या है, B.dl का इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप इक्वल टू μ0 Fψ0 डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी फाई ई, यही बात कर रहा है ना। तो देखो आप ये लिख सकते हो μ0 डेल्टा फाई ई Fψ0 ई को dq/dt कह देंगे, है कि नहीं, देखो यहाँ से Fψ0 फाई ई इक्वल टू क्यू, तो हमने dq/dt कर दिया, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, देखो, हाँ ये गलती हुई है, जब हम p की बात कर रहे हैं bp, तो इसका 1/4 फ्लक्स ही आ रहा है, पूरा फ्लक्स नहीं आ रहा है, आ गया ना। 1/4 हमने क्यों कर दिया, πr² यार, πr², तो r/2 का स्क्वायर तो 4, तो πr² का 1/4 हुआ ना, तो इसलिए 1/4 कर दिया ये। तो इसमें आप रख लो μ0 हो गया बाई 4 भी ठीक है, और ये 2 गुणित 10⁻⁶ करंट की वैल्यू हम लोगों ने पहले ये निकाल चुके हैं, ये देखो। और ई पर अब वो 1 मिलीसेकंड टाउ, और वो एक ही है, तो ई पर -1 माने 37%। और बी कितना है, बी की वैल्यू देखो 2π, आर क्या है 1/2 इंटू bp, पहले bp निकालो, तो ये हो गया μ0/4, ठीक है। तो पाई भी हम कर लेते हैं ना, पाई कर लो, और पाई यहाँ भी कर दिया, तो μ0/4 का हम कुछ वैल्यू रख देंगे, और ये 2 गुणित 10⁻⁶, 10⁻⁶, और इसका 37%, 1/e की वैल्यू 37 होती है। खैर वो देखे आएंगे जितना, ये है ना। तो बीपी ये जो है, इससे ये कट गया, पाई से पाई उड़ गया, अरे पाई तो उड़ गया, अच्छी बात है। तो फिर बीपी कितना हो गया, बीपी इक्वल टू 10⁻⁷, ये 2 गुणित 10⁻�6 गुणित 0.37, ठीक है भाई। ये देखो, अरे आसान हो गया, 7 6 13, तो ये इसका डबल हो जाएगा 74.74 गुणित 10 की पावर -13 टेस्ला, क्या हो गया, कितना टेस्ला, ठीक है। और यदि ये आर पर पता करना है, तो इसका 4 गुना, आर में क्या होगा, आर में नहीं, 4 गुना नहीं होगा, इसमें 2πr भी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, है ना, 2πr, ये आधा न हो करके अब वो पूरा हो जाएगा 1, तो 2π रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा एक तो ये हो गया, थोड़ा उसका भी देख लेते हैं,
तो ये तो आपका बीपी निकला, ठीक है। अब उसको निकालो। तो यहाँ जो है ये जो 4 आपने लिया है ना, एक तो ये 4 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, है ना। यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर ये हाफ ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने 2 गुना, हमें लगता है 2 गुना होगा। देखो तो क्या हो रहा है। अगली स्लाइड लेकर करते हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं इसी चीज़ को काम करने के लिए, ठीक है ना। देखो ये प्लेट है, तो ये पूरा एरिया काम में आ गया। देखो Q/FSI 0 बराबर 5E, ठीक है ना। तब तो पूरा हो गया। मतलब ये हुआ कि Q बराबर FSI 0 5E, पूरा हो गया ना ये। तो अब हमको क्या चाहिए, 2πr, r 1 मीटर, यानी क्या है, इंटीग्रल b r ठीक है भाई। ये इक्वल टू कितना था, d μ0 डिस्प्लेसमेंट करंट Δ/Δt FSI 0 πE, ठीक है ना। ये बात, तो ये तो करंट हो गई, है ना। इसी को dq/dt किया, μ0 dq/dt, ठीक है ना। पर तब 2πr हो गया, है ना। br इक्वल टू μ0, ये कितना हो गया, μ0 dq/dt, ठीक है। 2π इधर चले जाओ, r 1 है, ठीक है ना। तो br क्या हो गया, br इक्वल टू μ0/2π, ओके। r 1 हो गया और i की वैल्यू जो हो गई 2/r, 2 × 10⁻⁶, है ना। और e पर -1, ये इतना हो गया। जो i जो थी उस पर बस, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁷, ये हो गया 2 10⁻⁶ e 0.37, ठीक है ना। अब ये तो 4 × 0.7 37 10⁻13 टेस्ला, ठीक है ना। तो इसका 4 गुना 4 × 7 = 28, 2 4 × 3 = 12, 2 14 1.48 × 10⁻13 टेस्ला, ना। ये भी आर होगी, ठीक है ना। इस सवाल के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर से संबंधित पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो समाप्त कर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।